जय हिंद साथियों। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। आइए ध्यान से समझेंगे। आज कुछ नोटिस भी है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि ये कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग नोटिस पे आएंगे और कुछ नोटिस है उसको भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये सोच के उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा शायद, यहाँ वहां शायद तू पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं। क्या क्या लिख रहे हैं क्लासिकल नवनीत जी, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ये सोच के उम्र की ऊंचाइयों तक, ठीक है, ये बिल्कुल बेतुकी की बात है। ठीक है, इसमें मुझे याद आती है कि जैसी आपकी शायरी शेरो शायरी है, वैसे एक अच्छी शायरी जगजीत जी की भी है। ठीक है, उन्होंने सिंपल वे में कहा कि सौखे मिजाज में एक गलत कदम उठाया मैंने, सौखे मिजाज में एक गलत कदम उठाया मैंने, और ताउम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही, आखिर वो बंदा कहाँ गया। देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि शौक में एक गलती कदम उठा ली है तो पहुंचना था दिल्ली और पहुंच गए जापान। ताउम्र दिल्ली वाली गद्दी मुझे ढूंढती रही, भैया वो बंदा कहाँ गया। तो शौक में बस एक ही उम्र पूरा गुजारा था। पीडीएफ तो चला गया होगा भाई, नासिर भाई पीडीएफ नहीं भेजे हैं? पीडीएफ बिल्कुल चले गए होंगे। तो आइए ध्यान से समझोगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चंस को देखोगे ना बच्चा, तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी चींटियां चिड़ियां हैं और सभी चिड़ियां मक्खियां हैं और कुछ चींटियां जो है स्तनधारी हैं। अब कहता है सर सभी चींटियां मक्खियां हैं, तो चींटी गया चिड़िया के अंदर, चिड़िया गया मक्खी के अंदर, यानी चींटी भी गया मक्खी के अंदर। बोलो पहला सही है। दूसरा, कुछ स्तनधारी चिड़ियां हैं। अच्छा देखिए, स्तनधारी का कुछ हिस्सा किसके पास है? चींटी के पास है। और सभी चींटी किसके घर है? चिड़िया के घर है। तो स्तनधारी का कुछ हिस्सा भी चिड़िया के घर है, सही हुआ। अब तीसरा कहता है कुछ मक्खियां स्तनधारी हैं, तो मक्खी का कुछ हिस्सा चिड़िया के पास है और सभी चींटी किसके पास है? तो चिड़िया के पास है, यानी कुछ मक्खी जो है वो स्तनधारी पूछ रहा है, तो दोनों में चींटी कॉमन है, यानी ये भी सही हुआ। यानी सभी तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी। अब वेन डायग्राम वाले लोग देखेंगे, जितनी भी चींटी थी ये सभी चींटियां क्या थी? तो चिड़िया थी। ठीक है, अब कहता है सभी चिड़ियां मक्खी हैं, और जितना भी चिड़िया है ना बाबू वो सारे के सारे क्या हैं जी? तो मक्खियां हैं। और फिर कहता है कि कुछ चींटियां स्तनधारी हैं, कुछ चींटियां जो है वो स्तनधारी हैं। अगर हम वेन बनाएंगे तो इसी प्रकार का वेन बनेगा। अब देख लो क्या कहता है, सभी चींटियां मक्खियां हैं, तो जितनी भी चींटियां हैं वो सारी के सारी मक्खियों के अंदर दिख रही हैं। कुछ स्तनधारी चींटियां हैं, तो जितने भी स्तनधारी हैं उसका कुछ हिस्सा चींटी है, दिख रहा है। कुछ मक्खियां स्तनधारी हैं, जितने भी मक्खी हैं उसके कुछ हिस्सा पे स्तनधारी होगा, यानी मक्खी का कुछ स्तनधारी हिस्सा है। यानी कि 1 2 3 तीनों सही है और तीनों हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यही अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ आपका आंसर डी आया है। तो देखिए कहता है ना कि सर डॉग को हमने, किसको बाबू? तो डॉग को हमने डी का प्लेस वैल्यू 4 लिखा है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 लिखा है और जी का प्लेस वैल्यू 7 लिखा है। यानी डॉग को 4 15 7 लिखने का मतलब है कि सिर्फ उसके प्लेस वैल्यू को यूज किया गया। तो बोला सर मैट को कैसे लिखोगे? तो एम के लिए प्लेस वैल्यू 13, ए के लिए प्लेस वैल्यू 1 और टी के लिए प्लेस वैल्यू 20, यानी 13 1 20 लिखना होगा। 13 1 20 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है। अभिषेक, दीपक, रंजीत, क्लासिकल, पवन, रवि सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए ये अच्छी प्रश्न है, पूछे क्या गए हैं सबसे पहले आप उसको समझोगे। यहां पूछे गए हैं दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, यानी जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो?
तो एक कोण 90 डिग्री का हो तभी वो समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की, और इसको यदि हम बाइसेक्ट कर ले तो एक समकोण त्रिभुज यहां और एक समकोण त्रिभुज यहां दिखेगा। यानी कह सकते हैं कि सर एक समकोण त्रिभुज मुझे यहां दिख रहे हैं और दूसरा समकोण त्रिभुज सर मुझे यहां दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये रहा हमारा तीसरा समकोण त्रिभुज और ये रहा बच्चा हमारा चौथा समकोण त्रिभुज। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे हम, ये वाली पार्ट, तो ये रहा मेरा पांचवा समकोण त्रिभुज। बोलोगे सर पांच ही है क्या? तो बिल्कुल नहीं। देख लो, अगर हम इस बड़े वाले को देखेंगे, इस बड़े वाले को, तो ये रहा हमारा छठा समकोण त्रिभुज। और इसी तरह से अगर इस बड़े वाले को देखेंगे तो ये रहा हमारा सातवां समकोण त्रिभुज। यानी इसमें टोटल 6 और 1 7, तो टोटल समकोण त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो इसमें समकोण त्रिभुज की संख्या 7 दी गई है। आगे चलूं? देखिए, ध्यान से समझोगे, अच्छे प्रश्न है। जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूं कि रेलवे का लॉजिकल रीजनिंग डिफरेंट होता है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इस कथन को सही मानकर, यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, आप इसको 100% सत्य मानो। सबसे पहला काम, सही मानकर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धारणा अंतर्निहित है आपको यह बताना है, यानी अजम्पशन निकालना है। क्या कहता है? इस वर्ष बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि इस वर्ष जो सरकार ने बजट बनाई, तो बजट में आप लोग देखे होंगे, बजट जब भी देखे होंगे तो बजट में हर सेक्टर के लिए अलग अलग राशि मंजूर करी जाती है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वर्ष बजट में जो राशि मंजूर करी गई, उस राशि में यात्रा के लिए जो बीमा राशि होती है, यात्रा बीमा राशि, उसके लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि यदि आप यात्रा बीमा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई फंड का आवंटन नहीं किया गया। यानी सरकार कहीं ना कहीं यात्रा पे जो बीमा देती है, यात्रा पे जो वो सब्सिडी देती है, सरकार इस सब्सिडी को हटाने की मंशा रख रही है। इसीलिए उसने यात्रा बीमा के लिए कोई फंड नहीं निकाला, जबकि बहुत सारे जगहों पे सब्सिडी दी जाती है जब आप यात्रा करने जाते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। अगर हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा कि भाई साहब इस बार बजट में तो यात्रा बीमा के लिए कोई फंड नहीं दिया है, यानी सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए कोई फंड का आवंटन नहीं किया, उसने उसकी कोई नियम नहीं बनाई है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पहले सरकार दिया करती थी, लेकिन इस बार से, इस बजट से यात्रा बीमा के लिए कोई फंड नहीं दी जा रही है मेरे भाई। इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छा, दूसरा देखिए, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये भी तो हम इससे सोच सकते हैं ना कि हर वर्ष यात्रा बीमा पर पैसा देता था सरकार, और इस वर्ष यात्रा बीमा पर पैसा सरकार नहीं खर्च कर रही है। इसका मतलब इससे भी जरूरी कोई काम सरकार को आ गया होगा जहां पे इस पैसे को वहां पे खर्च कर रही है। तो यह भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे शब्दों में इसको हम लोग घरेलू लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका लॉजिक जो है ना वो आपके मुट्ठी में होगा। जैसे देखिए, अभी हमारे यहाँ घर पे जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं ना, उसके लिए सरकार क्या करती है? तो सब्सिडी देती है, ठीक है। हमारे यहाँ जब गांव में, घर में, सरकारी स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए सरकार क्या देती है? फी कम कर देती है, लेकिन वो सब्सिडी देती है, ठीक है। तो इस बार सरकार ने क्या करी कि गैस पे सब्सिडी हटा दी। तो जब गैस पे सब्सिडी हटा देगी सरकार और पेपर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव भी अज्यूम कर सकते हैं, निगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं। तो पहला अजम्पशन हम क्या लेंगे कि अच्छा लगता है कि हम लोग जो एलपीजी गैस खरीदते थे ना, उस पे सरकार सब्सिडी देती थी, इसीलिए इतना सस्ता मिल जाता था। हम ये सोच सकते हैं। दूसरा,
अब हम ये भी तो सोच सकते हैं कि लगता है ना कि सरकार को और कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वो यात्रा बीमा, ये गैस पे सब्सिडी ना दे करके उस पैसे का यूज वो किसी अदर डिफरेंट जगहों पे कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारा एक और दो दोनों सही हो सकता है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो किसमें है, तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 4 के लिए डी, 4 के लिए डी, रवि जी का बी था, पवन का सी था। ठीक है, जिन्होंने 4 के लिए डी लगाया ना बाबू, वो बिल्कुल सही जवाब दे करके निकल गए। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एएलपी में आपके पूछे गए हैं। कहता है एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ की भारी लागत के साथ किया गया, यानी ये कोई फ्लाई ओवर बनाया गया, यानी पुल बनाया गया है और उसका निर्माण करने में टोटल सरकार के 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, फिर भी लोग फ्लाई ओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने किसी जगह पे फ्लाई ओवर बनाया, यानी पुल बनाया, उस पुल को बनाने में सरकार की जो लागत आई वो 200 करोड़ रुपए आई। अब सरकार 200 करोड़ रुपया खर्च करके पुल तो बना दी, लेकिन अभी भी लोग पुल चढ़ने के बजाय पुल के नीचे से ही जा रहा है, पुल पे लोग, अधिकांश लोग नहीं चढ़ रहा है। तो कहता है अवधारणा निकालिए। कहता है फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। अगर हम लोग कहेंगे कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, तो ध्यान से समझिए, अगर फ्लाईओवर का निर्माण को बेकार है कह करके हम अगर सही कर देंगे इसको कि सर ये सही संभावना है कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ सरकार की मंशा पे संदेह उठा देंगे कि हमारे देश की सरकार में दूरदृष्टता नहीं है, वो दूर तक नहीं सोचती है, वो अपना पैसा बिना मतलब का खर्च कर दी ऐसे जगह पे जहां लोग फ्लाईओवर को यूज करना नहीं चाहते हैं। तो सरकार जब भी फ्लाईओवर का निर्माण करती है तो वहां के रस को कम करने के लिए करती है। तो यहां भी सरकार ने जो 200 करोड़ रुपए की लागत लगाकर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया, यानी वो इसलिए करवाया ताकि वहां की रस कम हो सके, लेकिन जनता अभी उस फ्लाईओवर से रूबरू नहीं हुई है अच्छे से, इसीलिए वो नीचे से ही जाती है। तो फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है हम यह नहीं कह सकते हैं, तो यह गलत हो गया। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यह कहता है कि पैसा और समय दोनों क्या हो रहा है, तो बर्बाद हो रहा है। तो बताइए फ्लाईओवर पे 200 रुपये 2000 करोड़ खर्च कर दिए और लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर निर्माण किया हुआ पैसा और खर्च दोनों बर्बाद तो नहीं ना हो रहा है। फ्यूचर में वो काम आ सकता है, लेकिन अभी वो काम नहीं आ सकता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस स्थिति में हम आंसर क्या लगाने वाले हैं कि ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना ही दो अनुसरण करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और उचित आंसर होगा। हाँ बाबू, ऐसे प्रश्न में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। लॉजिकल रीजनिंग में आपने निगेटिव सोचा ना कि आपसे गलतियां हो जाएगी। ध्यान से समझोगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह का मतलब हो गया यह लड़का। ठीक है, मेरी, तो मेरी का मतलब हो गया कि ये आदमी। तो हम लोग यहां मेरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आदमी पढ़ेंगे। तो वह यानी लड़का आदमी के पत्नी की बहू। तो आदमी के पत्नी की बहू का मतलब आदमी की भी बहू के भाई। तो आदमी के बहू का भाई जो हुआ वो सन इन लॉ, और सन इन लॉ का नेफ्यू है, यानी भतीजा या भांजा है। तो जब सन इन लॉ का नेफ्यू है यानी कि मेरी बहू का बेटा हो गया, इसका मतलब है कि वो लड़का मेरा पोता हो गया। तो पूछता है लड़के का उस आदमी से क्या संबंध है, तो लड़का पोता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारे लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर होगा। अब देखिए मैं ड्रॉ भी कर देता हूं। कोई लड़का था और इस लड़के की ओर इशारा करके किसने कहा, तो एक आदमी ने कहा। आदमी ने कहा वह यानी लड़का, मेरी यानी आदमी की। तो मेरी पत्नी के बहू, तो आदमी की कोई पत्नी है और इसका बहू होने के लिए आदमी का पुत्र चाहिए और उसकी पत्नी चाहिए। तो मेरी पत्नी की बहू के भाई का नेफ्यू है, यानी भतीजा या भांजा है।
अब पूछ रहा है लड़के का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी इस लड़का का संबंध हमें इस आदमी से देना है। तो अगर हम हैं तो ये मेरी पत्नी हो गई, और मेरी पत्नी का बेटा यानी मेरा बेटा, और मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू, और मेरी बहू का जो भाई होगा उसको हम दामाद जैसा कहेंगे, और दामाद जैसे का जो बेटा होगा वो ग्रैंडसन होगा, और ग्रैंडसन के लिए हाँ हम पोता छोड़कर और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बाबू इसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो इसी चीज को जो आप यहां लिख करके इस तरह से फिगर बना करके बार बार करते हो ना, कुछ दिन आप कोशिश करो कि यहीं से यहीं बनाने की आदत डालो। 15 से 20 क्वेश्चन बनाते बनाते ये व्यवस्था समझ में आने लगेगी, और 40-50 क्वेश्चन बनाते बनाते आप इस तरह से बनाना ही भूल जाओगे। आप सारे क्वेश्चंस को बस वहीं से वहीं हिट करना स्टार्ट कर लोगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए 5 में अगर हम लोग 2 जोड़ लेते हैं 7 मिलेगा, 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11 मिलेगा, और 11 में 6 जोड़ते हैं तो 17 मिलेगा। तो पहले 2 फिर 4 फिर 6, यानी सर इस बार 8 जोड़ दो तो 17 और 8 25 हो जाएंगे, यानी 25 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन 25 के बचे हुए हैं, तो देख लो 5 से 6 होने के लिए +1, और 6 से 8 होने के लिए +2, और 8 से 11 होने के लिए +3। तो अब यहां +4 जुड़ने वाला है, और 11 4 15 यानी ओ हो जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, और ऑप्शन नंबर सी जो है ना बाबू इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट वन देखिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना बेहद ही आसान होते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग का पता करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो अंदर है उसको काउंट करते हैं। एक वर्ग ये हो गया हमारा। अगर वही बात करें तो ये हमारा 2 नंबर का वर्ग हो गया, ठीक है, और ये हमारा 3 नंबर का वर्ग हो गया। कोई दिक्कत? तो अभी तक 3 वर्ग मिल चुके हैं। अब देख लो इसमें 5 जोड़ दो, तो 5 3 कितने हो गए, तो 8 हो गए। अब बोलोगे सर ये 5 क्यों जोड़ा, तो हमेशा याद रखोगे अगर हम लोग वर्ग को कुछ इस तरह से विभाजित कर देंगे, ठीक है, तो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, और ये पूरा अपने आप में भी तो एक वर्ग है। तो यहां से हमें मिल जाते हैं कितने, तो 5 वर्ग मिल जाते हैं। तो 1 2 3 वर्ग यहां मिला, और इस वाले हिस्से से 5 वर्ग मिला, यानी 5 और 3 8 वर्ग मिला। तो 8 वर्ग किस वाले ऑप्शन में था, तो 8 वाला वर्ग बच्चा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। तो हमने आंसर भी ऑप्शन नंबर बी को कर लिया। देखिए अच्छा वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से समझोगे कि प्रश्न का डिमांड क्या है। नहीं, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल में काउंट कर सकते हैं बाबू आजाद कुमार शाह जी, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को कभी भी हम लोग स्क्वायर में काउंट नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखोगे, यानी आयत काउंट करते समय हम वर्ग को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग काउंट करते समय हम आयत को काउंट कभी नहीं करेंगे। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। गुड इवनिंग बाबू। चलिए देखिए सी आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 अलग है। देखिए इसमें कितने हैं, तो 4 फिगर हैं, और कहता है कि कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लो, एक शेडेड पार्ट एक लाइटेड पार्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। शेडेड पार्ट और लाइटेड पार्ट एक दूसरे के अपोजिट में है। शेडेड पार्ट और लाइटेड पार्ट एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी 1 2 और 4 वाले फिगर में ये डायगोनल है, लेकिन 3 वाले फिगर में ये पैरेलल लाइन पे यानी आमने सामने दे रखा है। तो ये वाला ही हमारा डिफरेंट होगा, और ये ऑप्शन सी नंबर में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। देखिए इसको हम लोग फिगर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो फिगर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न नया आया है,
पहले ये प्रश्न 80 के दशक में और 90 के दशक में रेलवे में पूछे जाते थे, लेकिन अचानक से फिर मार्केट से ये प्रश्न रेलवे वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गए। लेकिन 18 में फिर से इसको क्या कर दिया गया कि अपग्रेड करके फिर से ऐसे प्रश्न को दे दिया गया। तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं बेहद ही आसान होते हैं, ध्यान से समझोगे। देखिए अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल रहा, तो ये वाली फिगर यहां भी ट्रायंगल है, बोलो है कि नहीं। लेकिन इस वाले फिगर में ये जो तीसरा फिगर था ना, देख लो बीच वाले में ला करके तीसरे फिगर को जोड़ दिया। पहला फिगर जैसे है वैसे है, लेकिन तीसरे फिगर को ला करके यहां पे जोड़ दिया गया। तो अब ये वाली फिगर जैसी है वैसी रहेगी। अब तीसरा फिगर क्या होगा, तो एक इधर से और एक इधर से क्रॉस चाहिए, यानी अगर हम यहाँ क्रॉस को रखते हैं और इस वाले फिगर के साथ जोड़ देते हैं तो देख लो हमारी ये वाली फिगर मिल जाएगी। अब ये क्रॉस किस में दे रखा है, तो 4 में दे रखा है, और 4 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मेरे बंधु। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो जाएगा ना वो सबसे परफेक्ट और बेहतरीन आंसर जाएगा। तो इस सेक्टर को क्या कहते हैं, तो फिगर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको ग्रुपिंग ऑफ फिगर कहते हैं। इस वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको ग्रुपिंग ऑफ फिगर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी 80 के दशक में रेलवे में पूछे जाते थे, लेकिन अचानक से 2000, 2005, 2010 में इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाने लगे। लेकिन अचानक से 2018 के एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न को फिर से रीटेक किया गया, यानी फिर से इस प्रश्न को लाया गया। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर, इसका कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझोगे। एक जैसे फिगर को ग्रुप में बांटना है, यानी समूहीकरण करना है। तो अगर हम देखें तो यहां हमारे पास 9 फिगर है। अगर 9 फिगर में सबसे पहले हम नजर डालें तो 3 नंबर फिगर, 6 नंबर फिगर और 9 नंबर फिगर का रिएक्शन एक जैसा है। किसका किसका, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर का रिएक्शन एक जैसा है, ट्रायंगल बन रहा है। यानी 3, 6, 9 चाहिए, 3, 6, 9 चाहिए। 3, 5, 9 में एक जैसा फिगर नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ध्यान से देखोगे, अगर इसको हम देखें तो 4 लाइन सेगमेंट का फिगर, ये भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट का फिगर और ये भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट का फिगर, यानी 1, 4, 7 सेम है। इसमें 1, 5, 7 दे रखा, यानी ये कैंसिल हो गया, और इसमें 1, 4, 7 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखोगे ग्रुपिंग ऑफ फिगर में क्या करेगा कि या तो 9 आकृति दिखाएगा या तो 6 आकृति दिखाएगा। जब 6 आकृति यानी 6 सिंबल दिखाएंगे, 6 फिगर दिखाएंगे, तो वहां 2-2 का ग्रुप क्रिएट होगा, और जब 9 डिजाइन दिखाए जाएंगे तो वहां 3-3 का ग्रुप क्रिएट होगा। यदि आपने 2 ग्रुप को पकड़ लिया तो तीसरे ग्रुप को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद पे खुद निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या है बच्चा, एसएससी सीजीएल में, हाँ कल हमने भी देखा, मुझे लगा था बाहर लोग हल्ला कर रहे थे तो मुझे लगा था बिहार एसएससी का है, लेकिन जब बाहर निकला तब सही में जानकारी मिली कि 17,732 वैकेंसी जो है ये एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो कोई बात नहीं है, अभी हम एक बात की चर्चा करने वाले हैं, तो अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं सर। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सर जी। बिल्कुल बाबू, क्वेश्चंस तो ऐसा ही आने के चांसेस है, इसीलिए मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं प्रीवियस पेपर से भी करवाऊंगा, और जब आप आदत में आ जाओगे, आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी ना मेरे साथ, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ मैं अपना गेस क्वेश्चंस भी दूंगा। जैसे पिछली बार एग्जामिनेशन की बात करोगे तो पिछले वाले टेस्ट सीरीज के रिकॉर्ड आज भी हमारे पास रखे हुए हैं। हमारे टोटल 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में हूबहू पूछे गए रेलवे में, जो मैंने टेस्ट सीरीज में एग्जामिनेशन से पहले करवाया था। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि 2000 के बाद जो घटना घटित हुई है, ठीक है, ये 2020 के बाद यानी लॉकडाउन के बाद जो घटना घटित हुई है और सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ, इस चीज को हम लोग धीरे धीरे करके आगे सीखते जाएंगे। ठीक है,
हाँ, इस बार बहती गंगा में हाथ धो लेना है। और अभी बच्चा डरना नहीं है, रेलवे में अभी बहुत वैकेंसी है। अभी देखो आपकी ये एएलपी की वैकेंसी बढ़ा दी गई, अभी आप आगे आओगे तो अभी एनटीपीसी की वैकेंसी बाकी है, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी बाकी है। ये दोनों वैकेंसियां जैसे ही समाप्त होगी फिर से एलपी की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब रेलवे ने भी अपने प्रत्येक ईयर का कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए, और जो आपके पीछे जनरेशन आ रही है उन जनरेशन के लिए बिल्कुल खाली कर दीजिए सीट, आप अपना स्थान लीजिए और पीछे वाले जनरेशन को मोटिवेट कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई कर करके आपके छोटे भाई बहन जो है वो भी आपकी तरह एक पोस्ट ले ले। तो उसके लिए पहले आपको पोस्ट लेना होगा, तब आपके छोटे भाई बहन आपकी बात सुनेंगे। अगर आप ही पोस्ट नहीं लोगे तो बड़ी एक पुरानी कहावत है, गांव में बुजुर्ग सब कहा करते हैं, अक्सर ताना मारने में ये काम आता है, जैसे जैसे बैलवा चलेगा वैसे वैसे हलवा चलेगा। ये एकदम ग्रामीण टोन है। इसका मतलब है कि बैल जिधर जाएगा ना उसके पीछे बंधा हुआ हल भी जाएगा। तो समझ लो आप अपने छोटे भाई बहन के लिए बैल हो, जिधर आप फोकस करोगे आपके छोटे भाई बहन भी उधर ही फोकस करेंगे। तो आप यदि अच्छे से जॉब निकाल लेते हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और वो भी कहेंगे जैसे भैया सेलेक्ट हो गए हैं वैसे मुझे भी सेलेक्ट होना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी भैया की तरह मेहनत करना है। तो आपका एक अलग रोल बन जाएगा। तो एक बार मेहनत कीजिए, बिल्कुल आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखी गई है, ठीक है, तो कौन सी आकृति प्रतिबिंबित होगी। तो याद रखना हमेशा, यदि दायां या बायां में ऐनक रख देना तो ये मिरर इमेज है, यानी दायां वाला बायां और बायां वाला दायां आएगा। लेकिन अगर ऊपर या नीचे मिरर रख दे तो ये वाटर इमेज है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा। तो मिरर को चूंकि हमने राइट में रखा है तो ए अपने स्थान पे बरकरार रहेगा, यानी पहला ए से शुरू होगा, पी से नहीं। अब डी क्या करेगा ना कि अपने स्थान को इधर से दिखाएगा, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं। अब एन की बात करें ना बाबू तो एन इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो देख लो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों बच गया। अब ए तो बिल्कुल हूबहू दिखेगा ना जो दोनों में है। अब पी की बात करें तो पी का फेस इधर से होगा, तो देख लो पी इधर से है, यानी ये वाली फिगर और ये वाली फिगर में कोई अंतर नहीं दी गई है, दोनों फिगर बिल्कुल हूबहू है। और जब भी आप इस स्थिति में फंस जाओ कि दो दो ऑप्शन नन वर्बल में आपको एक जैसे दिख रहे हैं, दो दो ऑप्शन क्या कर रहे हैं नन वर्बल में आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो पहले ऑप्शन में आया है आप उसको आंसर कर लेना मेरे भाई। तो एडीएनएपी दोनों हूबहू है, तो यहां आप अपना ऑप्शन ए करना। अब बोलोगे सर हम अपना ऑप्शन बी क्यों नहीं करेंगे, तो ध्यान से देखना क्यों नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने ऑप्शन ए कर दिया और वहां क्वेश्चन सेटर ने इसका आंसर बी दिया है, तो आप अगर उसको क्लेम करोगे कि ए और बी में दोनों में सेम ऑप्शन था इसीलिए हमने पहले वाले ऑप्शंस का चयन किया, तो वो आपको मार्क्स देगा। लेकिन आपने अपना ऑप्शन बी कर लिया और उसने अपना आंसर ए दे दिया, तो फिर आप क्लेम करोगे फिर भी वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो हमेशा ये याद रखोगे कि जब नॉन वर्बल में एक जैसा दो ऑप्शन दिख जाए तो जो ऑप्शन पहले आया है हम उसी को अपना आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो देखिए तो बनाकर कुछ किया है क्या, यहां 2 है और 2 पे स्क्वायर कर दिया तो 4 मिल गए। इसी तरह से यहां 8 है, 8 पे स्क्वायर कर दिया तो 64 मिल गए। इसी तरह यहां 5 है, 5 पे स्क्वायर कर दिया तो 25 मिल गए। तो 1 है तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक सट में हमेशा होता है, तो एक सट में हमेशा होता है क्या, बटन? बिल्कुल नहीं, बिना बटन के भी सट रहेगा। आजकल तो देखे हैं ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वॉस्को लगाते हैं। हाँ, वॉस्को देखते नहीं है, बचपन में हम लोग खेलते थे, चिपकता है, तो वो वॉस्को लगा देते हैं समय बचाने के लिए, यानी शर्ट पहने और एक बार ऐसे कर दिए लग गया। तो बिना बटन के भी शर्ट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना कॉलर के भी शर्ट चलने लगी है, गोल गला वाला शर्ट, ठीक है।
लेकिन बिना कपड़ा के शर्ट नहीं बनाया जा सकता। तो एक शर्ट में क्या होगा हमेशा, तो एक शर्ट में हमेशा कपड़ा होगा, बिना कपड़ा के हम शर्ट नहीं बना सकते हैं। अच्छा, लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, अक्सर यहाँ की लाइट जो है ना गर्मियों में डिस्टर्ब करती है, ध्यान से समझोगे। देखिए A4B का मतलब है कि A B की माँ है, तो B की माँ A है यानी फॉरवर्ड रिलेशन। A3B का मतलब है कि A B का पिता है, तो B का पिता A है, फॉरवर्ड रिलेशन। इसी तरह 5 का मतलब है कि A B की बहन है, और 7 का मतलब है कि A B का भाई है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम फॉरवर्ड है। हमें काम कैसे करने होंगे, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर काम करने होंगे। काम हमें कैसे करने होंगे, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर काम करने होंगे। अब देखो क्या कहता है, निम्न में से किस समीकरण में दर्शाया गया है कि P S का पिता है। तो P को पापा होना है, तो P को जब पिता होना है तो P को प्लस यानी लड़का होना पड़ेगा। अब देखिए P के पहले बाद अगर 3 आए तो वो पिता बनेगा और लड़का बनेगा, या P के बाद 7 आए तब भी वो लड़का बनेगा। तो देखो P के बाद 3 है, यहाँ P के बाद 4 है, तो 4 के पहले जो आती है वो माँ कहलाती है, यानी यहाँ P लड़की बन गई, काम खत्म हो गया। P के बाद 5 है, तो 5 के पहले जो आती है बहन, यानी यहाँ भी P लड़की। P के बाद 7 है, तो 7 के पहले भाई है, तो भाई अगर है किसी का तो वो चाचा बन सकता है, पिता नहीं बन सकता है। यानी यही 2 ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे। चलिए हम लोग ये 2 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हम हो गए, आर हमारा भाई हो गया, और हमारे भाई की बहन हमारी भी बहन हो गई, और हमारी बहन के पिताजी यानी हमारे भी पिताजी हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। एस हम हुए, 7 भाई के लिए तो आर मेरा भाई हुआ, 5 बहन के लिए तो क्यू मेरी बहन हुई, और 3 पिता के लिए तो मेरे बहन के पिताजी हैं पी, तो बहन के पिताजी जो होंगे वो अपने भी पिताजी होंगे। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट वाला आंसर मेरे भाई जाने वाला है। देखिए कथन कहता है मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, यानी हम बता ही नहीं पाएंगे, हम उसका टाइम नहीं फिक्स कर पाएंगे कि भैया इसकी मृत्यु इस समय आएगी। तो स्टेटमेंट में कहा गया कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, ये भी आपके पूछे गए ही प्रश्न है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो जब मृत्यु का कोई समय ही नहीं है, यानी मृत्यु जल्दी आए मृत्यु बाद में आए, कभी ना कभी मृत्यु आनी ही है, क्योंकि इसका कोई समय निश्चित नहीं है। इसका मतलब मनुष्य को एक दिन मरना ही है, हम सही कर सकते हैं। अब कहता है मौत किसी भी समय आ सकती है। तो जब मृत्यु का कोई समय ही नहीं निर्धारित है, तो भैया वो तो बिना देखा हुआ मेहमान है, कभी भी आके आपका दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा आत्मा जी खोलिए और हमारे साथ चलिए। यानी कि मौत किसी भी समय आ सकती है। तो 1 और 2 दोनों सही है, और दोनों हमारा ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। दोनों कहां दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। नोटिस देनी है आप लोगों को। अब समय आ गया जब मैं आपको नोटिस दे देता हूं इस क्वेश्चंस के बाद, ध्यान से समझोगे। देखिए ये रैबिट है, खरगोश, और ये स्नेल है यानी घोंघा। तो रैबिट और स्नेल दोनों सेम कैसे है, हमको सबसे पहले यह समझना होगा। तो देखिए रैबिट और स्नेल दोनों इसलिए सेम है क्योंकि ये दोनों जो क्या करता है तो चलता है, या दोनों कह सकते हैं कि जानवर की प्रकृति में आता है, प्रकृति है दोनों की कि वो दोनों जानवर है। तो अब यहाँ प्लेन दिखा रहा है, तो प्लेन तो एक प्रकार का यातायात का माध्यम है ना। तो बकरी से हम लोग यात्रा नहीं करते हैं, लियोपॉर्ड से यात्रा नहीं करते हैं, हाथी की यात्रा अब तो नहीं होती है, वो पहले हुआ करती थी हाथी की यात्रा। तो यात्रा के लिए अभी भी बहुत सारे जगहों पे बैलगाड़ी यूज होता है माल ढोने के लिए। तो जिस प्रकार से खरगोश
अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि खरगोश भी जानवर है और फास्टेस्ट जानवर है, तो इसी तरह स्नेल यानी घोंगा जो है वो भी एक जलीय जंतु है लेकिन स्लोएस्ट एनिमल है। तो इसी तरीके से एरोप्लेन एक परिवहन का माध्यम है जो फास्टेस्ट है, तो बैलगाड़ी भी एक परिवहन का माध्यम है जो स्लोएस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर हो गया। देख लीजिए कितनी तगड़ी लॉजिक कही गई। ठीक है सर, मैथ का ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है क्या अमरजीत सर का? नहीं बाबू, मैथ का अभी अमरजीत सर का ऑफलाइन टेस्ट नहीं चल रहा है क्योंकि सर अभी काफी इंगेज हैं। ठीक है, तो अब आइए, अब बोलोगे सर बार बार कह रहे हैं नोटिस है नोटिस है, नोटिस दे नहीं रहे हैं, तो चलिए हम नोटिस आपको दे देते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छा वाला गुड न्यूज वाला नोटिस है इसीलिए थोड़ा सा आपको तंग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे पास जी। तो 2, 11, 29, 56, 92, नेक्स्ट वन इज व्हाट। ठीक है, तो देखो 2 से अगर हम 11 जाते हैं ना तो प्लस 9 जुट जाएगा, और 11 से अगर 29 जाते हैं तो 9 में से 1 गया तो 8 बच गए, और 1 में से 1 तो 18 जुट गए। अच्छा, 16 में से 9 माइनस करे तो 7 हो गए, और 4 में से 2 तो 27। 9 का 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब देख लो 12 में से 6 गया तो 6 हो गए, और 8 में से 5 गया 3, तो 9 चको 36। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चको 36। तो अगला 9 बचे 45, जोड़ लो, काम खत्म हो गए। तो 5 और 2 7 हो गए, 9 और 4 13 हो गए, यानी 137 हमें चाहिए। 137 ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। आगे चले, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए बाबू पूछता है सर बतला दो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर हम इस वाले फिगर से काउंट कर लेना तो यहां से हमें 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इस वाले फिगर से काउंट कर लेना तो यहां भी हमें 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो 3 3 कितने मिल गए? तो 6 त्रिभुज ऑलरेडी मिल गए। अब ध्यान से देखोगे, यहां से अगर हम इस वाले को काउंट करें तो ये रहा हमारा 7वां नंबर का त्रिभुज, और अगर इस पूरे को मिला दें तो ये रहा हमारा 8वां नंबर का त्रिभुज। इसी तरह से सिर्फ इसको मिला दें तो ये रहा हमारा 9वां नंबर का त्रिभुज, और यहां से अगर हम इसको मिला दें तो ये रहा 10वां नंबर का त्रिभुज। तो बोलोगे सर 10 तो हो गए। 10 के बाद देखो ये बड़ा वाला जो हो गया ये हो गया 11 नंबर का त्रिभुज। अगर हम इस पूरे बड़े को मिला दें तो ये हो गया 13 नंबर का त्रिभुज। 1 2 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 के बाद ये पूरा 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये 12। अब यहां से इस वाले को मिलाएं तो ये रहा 13 नंबर का त्रिभुज, और यहां से इस छोटे को देखें तो ये रहा 14 नंबर का त्रिभुज। यानी 6 के बाद इसमें 8 6 और जुटने हैं, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो 14 है। चलिए अब आप लोग को नोटिस दे देते हैं। ठीक है, ये गुड न्यूज भी कह लीजिए या अच्छा न्यूज भी है। ठीक है, जैसे देखिए आज हमारा ये चौथा दिन का सेट था। ठीक है, तो अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि ब्रांच पे बच्चे आकर के कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो ऑफिस में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने के पीछे का रीजन जान लीजिए, और आपको इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है आप ये प्रॉफिट समझ लीजिए। जैसे अभी पहले मेरी बहुत क्लास थी, तो अभी 2-3 क्लासेस खत्म हुई है, तब मैं अपने आप का शेड्यूल शाम को रखा हूं कि यूट्यूब पे आऊंगा और यूट्यूब पे कंटिन्यू आ रहा हूं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए होंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वो देख रहे होंगे कि पहले लोको पायलट यानी एएलपी का और टेक्नीशियन का डिस्कशन मेरे द्वारा करवाया जाता था, लेकिन पिछले 2-2.5 महीनों से हम उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। लैक ऑफ टाइम, समय की कमी हो गई थी, जिसके कारण उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमने ये डिस्कशन ऑन करी तो
तो अभी इस डिस्कशन के 4 दिन हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऑफिस में भी कांटेक्ट किया और बहुत सारे बच्चों ने हमसे भी पर्सनली कांटेक्ट किया कि सर आप एलपी के डिस्कशन छोड़ दिए और यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, एलपी के डिस्कशन लीजिए सर, एलपी के डिस्कशन लीजिए सर। तो कंपनी ने क्या कहा कि सर आप जो शाम वाली क्लास ले रहे हो इसको एलपी के डिस्कशन में इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो अब देखिए रेलवे वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज क्या है कि जिस तरह से ये हमारी क्वेश्चन चला करती थी 20 क्वेश्चन, अब ये आपकी बढ़कर के 25 से 27 क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि कल से मैं 8 बजे आपको यूट्यूब पे मिलने वाला हूं और एएलपी के पर डे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। तो क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपके पास पहले ही अवेलेबल हो जाएंगे और हम लोग 25 से 27 क्वेश्चन 1 घंटे में डिस्कस किया करेंगे। तो अभी जो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे, कल से 8 से 9 बजे के बीच हम लोग 25 से 27 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। इससे उन बच्चों को भी प्रॉफिट होगा जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, और आप बच्चों को भी प्रॉफिट इस तरह से होगा कि हम इस क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे अपलोड करवा दिया करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे दूर दराज के हैं, जो टेस्ट देने नहीं आ पाते हैं हमारे पास, वो टेलीग्राम से उसको पीडीएफ निकाल सकते हैं और पीडीएफ निकाल करके उसको बनाने के बाद 8 बजे रात्रि से 8 से 9 मेरी डिस्कशन चलेगी, 9 बजे से मैथ चलेगा और 10 से 11 आशीष सर की साइंस चलेगी। यानी कल से 8 से 11 आपका एएलपी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, वो टोटल मंडे टू फ्राइडे चलेंगे।